हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चंस ईयर 2008। 2007 तक का हमारा डिस्कशन हो गया था। आज हम 2008 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं अपने इस सीरीज में आगे। हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द फ्रेज अनब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो इस पे मेरे को ज़्यादा आपको क्या मैं बताऊँ, आपने ऑलरेडी पिछले जो हमने पीवाईक्यू अभी तक के डिस्कस किए हैं उसमें आपने देखा कि हमने दो बुक की बात करी थी। वन वाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, और इसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1901। और दूसरी किताब कौन सी थी? आरसी दत्त की थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1904। तो अन ब्रिटिश वर्ड किसके लिए था, किसने यूज किया था इस फ्रेज को? तो दादा भाई नारोजी ने यूज किया था इस फ्रेज को। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दादा भाई नारोजी कितने बार आखिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? ऑलरेडी हमने इसको पीवाईक्यू में देखा है, बट आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखना कि कितने बार वो रह चुके हैं। क्या वो एक बार रहे हैं, दो बार रहे हैं या तीन बार रह चुके हैं? ईयर के साथ मेंशन करना। चलो तो हम चलते हैं आगे। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Question number 2. Who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept a position in Council of the Secretary of State for India? तो ये थे कौन? वही जो कि गांधी जी के मेंटोर भी थे, नन अदर देन गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ब्रिटिश से जो है नेटहुड की टाइटल भी रिजेक्ट की थी, प्लस इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था टू एक्सेप्ट द पोजीशन इन काउंसिल ऑफ एसओएस की काउंसिल में इन्होंने पोजीशन भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर ये ऐसा करते तो इनका सोल जो डिटर्मिनेशन था इंडिपेंडेंस के टूवर्ड्स, और अगर मैं बोलूँ कि नेशनल मूवमेंट के टूवर्ड्स, तो शायद उस पर असर पड़ता, इसीलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आप देखो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, ही वाज सीनियर लीडर ऑफ आईएनसी। ही वाज नोन फॉर हिज कमिटमेंट टू इंडिपेंडेंस मूवमेंट और प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट पॉलिटिकल मीन्स। इन्होंने डिक्लाइन किया था टाइटल ऑफ नेटहुड एंड पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ एसओएस टू डेमोन्स्ट्रेट हिज कमिटमेंट टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और हमने ऑलरेडी ये वाला जो है, ये तो हमने पीवाईक्यू में देखा ही है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में किन्होंने फॉर्म की थी? ही वाज द फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और आप एक और चीज़ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो कि ही ऑल्सो फाउंडेड रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1908। इसको टिक कर लेना। किनके नाम पे है ये रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑब्वियसली एमजी रनाडे, राइट। और एमजी रनाडे ने किसका एस्टैब्लिशमेंट करा था, ये आप मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन दिसंबर 1885? तो अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो हमें पता है कि फर्स्ट सेशन आईएनसी का कब हुआ था? 1885 दिसंबर में। ऑन विच डेट? तो 28 दिसंबर को जब आईएनसी स्टैब्लिश हुआ था तभी इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। और आईएनसी के स्टैब्लिशर कौन थे, किसको फाउंडर बोलते हैं? एओ ह्यूम को, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे। उन्होंने इसकी फाउंडिंग की थी, इसको स्टैब्लिश किया था। और इसका जो फर्स्ट सेशन था वो हुआ था बॉम्बे में। और बॉम्बे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ सेशन होता था प्रेसिडेंट उस रीजन को नहीं बिलोंग करते थे। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बोला था कि पहला सेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट जो कौन थे, वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, जो कि कहाँ से थे? बैनर्जी वॉज फ्रॉम कैलकाटा। उसी तरह से सेकेंड सेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था और इसके कौन थे प्रेसिडेंट? तो इसके बॉम्बे के प्रेसिडेंट थे। इसका मतलब कौन? इसके थे दादा भाई नारोजी, जो कि बॉम्बे से बिलोंग करते थे। तो ये जो सेशन था, ये पहला सेशन कहाँ हुआ है? बॉम्बे में हुआ है। और इनके प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये सारा देखो कि सब हमारा अभी तक तो हमें यही समझ आ रहा है कि सब कुछ पीवाईक्यूज ही हैं, है ना। तो आईएनसी फाउंडेड बाय एओ ह्यूम ऑन December 28, द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन बॉम्बे। ठीक है, एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड? कितने बार हमारे पीवाईक्यू में रॉलेट एक्ट आ चुका है और फिर से आया है? तो देखो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था
और उस टाइम पे वाइसरॉय जो थे, अब इन सब का आपको टाइम पीरियड अगर ध्यान होगा तो फिर अगर आप थोड़ा गेस भी कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि उस समय हम लोगों ने किसकी पीवाईक्यू में बात की थी, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात की थी, राइट, विच केम इन द ईयर 1919। और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में मॉन्टेगो वाज व्हाट, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वाज, ही वाज द बेसिकली द वाइसरॉय। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 के टाइम पे वाइसरॉय थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड होता है 1916 1916 टू 1921। उसके अलावा लॉर्ड इरविन, आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जिसकी हमने बात की थी 1931 में, तो इसका मतलब इनका टाइम पीरियड क्या था, 1926 से 1931, ठीक है। वेवल प्लान की हमने पीवाईक्यू में बात करी थी, कब आया था वो, 1945, यानी कि इनका टाइम पीरियड इसी के आसपास था। तो लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड था 1944 टू 1947, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग जो वाइसरॉय थे, इनकी टाइम पीरियड थी 1921 टू 26। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वाइसरॉय की खास करके 1899 टू 1905 करजन से लेकर के जो इंडिपेंडेंस तक जो वाइसरॉय रहे हैं उनका टाइम पीरियड याद करो, प्लस आप गवर्नर जनरल, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के भी आप टाइम पीरियड याद रखना, ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन में, हु अमंग्स, अब आप इसको पढ़ लेना जरूर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय। जो कौन सा रॉलेट एक्ट पास हुआ था 16 से 21। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919 डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम द इंडियन मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी का तो आखिर रिजल्ट में क्या हुआ था, 1919 13 अप्रैल को हमने देखा था जालियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है। और उसी के बाद, इसी मैसेकर के बाद क्या बनी थी, एक कमेटी बनी थी, हंटर इंक्वायरी कमेटी, है ना, टू इन्वेस्टिगेट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ जालियनवाला बाग। ये देखो 1918 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड स्टैब्लिश्ड अ सेडिशन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द पॉलिटिकल टेररिज्म इन पंजाब एंड बंगाल। इसको याद रखना, सेडिशन कमेटी कब स्टैब्लिश हुई थी और किसने स्टैब्लिश की थी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग्स द फॉलोइंग फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी वाज टीचर बाय प्रोफेशन। कौन थे, एएन सिन्हा मतलब अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद या जीवी कृपलानी। पहले मैं आपको बता दूं, इन सब ने जो ऑपरेट किया था वो बिहार रीजन में ही ऑपरेट किया था और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जेबी कृपलानी, सी। अब मैं आपको इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। जेबी कृपलानी जो है, ही वाज बोर्न इन हैदराबाद। इनका जन्म भले ही हैदराबाद का है, 1888 में इनका जन्म हुआ था। एंड उसके बाद इन्होंने अपनी फर्दर स्कूलिंग की फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से, ठीक है। इन्होंने अपनी फर्दर स्कूलिंग की फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से। पहला स्टेप बॉर्न, सेकेंड फर्दर स्कूल, जो पढ़ाई थी वो फर्दर एजुकेशन। थर्ड, ये स्कूल टीचर बने। ये क्या बने, स्कूल टीचर बने। और ये कहाँ पे स्कूल टीचर बने थे, लंगट सिंह कॉलेज, ये है आपके एलएस कॉलेज है आपके मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में। और ये यहाँ पे क्या थे, मुजफ्फरपुर बिहार में ही वाज द स्कूल टीचर, ठीक है। उसके बाद चौथी बात कि ये, उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था एज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश, हिस्ट्री एंड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिस्ट्री। और उसके बाद फिर इन्होंने नेशनल मूवमेंट में अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है टिल द एंड ऑफ द इंडिपेंडेंस, लाइक टिल एंड ऑफ द नेशनल मूवमेंट टिल 1947। अब इनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में देखते हैं। और जेवी कृपलानी जो थे वो टीचर थे बाय प्रोफेशन, ठीक है। बाकी जो थे कोई लॉयर थे, कोई राइटर थे, बट ही वाज बेसिकली व्हाट, ही वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा सी, जेवी कृपलानी। करेक्ट आंसर, जेवी कृपलानी, ही वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन बिफोर ही बिकेम अ प्रोमिनेंट लीडर इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और बिहार में जब कहते हैं कि जब 10 अप्रैल के आसपास, जब 1917 में जब महात्मा गांधी बिहार आते हैं चंपारण मूवमेंट के लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो मुजफ्फर में इनका स्वागत भी करने वाले कौन थे, तो वो जेबी कृपलानी ही थे। तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ही वर्कड एज अ स्कूल टीचर एंड लेटर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड हिस्ट्री एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब आगे चलते हैं
Okay. Question number 6. Which one of the following suggested the reconstitution of Viceroy's Executive Council in which all the portfolio, all सारे portfolio, including the war members, were to be held by Indian leaders? सारे portfolio war members को include करके कौन देगा? कौन किसके हाथ में होगा? इंडियन लीडर के हाथ में. तो ये बेसिकली आपको दिख रहा है कि नेगोशिएशन. कहाँ ब्रिटिश हमें डोमिनियन स्टेटस देने से घबराते थे, कहाँ ब्रिटिश रिलक्टेंट होते थे हमें डोमिनियन स्टेटस देने से. बाद में उन्होंने बड़ी मुश्किल के बाद हमें बोला कि वॉर के बाद हम जो है आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे. अब धीरे धीरे ब्रिटिश ऑन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली नेगोशिएटिंग विद अस. तो ये जो नेगोशिएशन था ये एंड में चला आ रहा था. मतलब ये स्टार्ट हुआ था जब 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अनाउंस हुआ था. ठीक है, जब जर्मनी ने जब पोलैंड पे अटैक कर दिया था एंड दस दैट इनिशिएटेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उसके बाद ब्रिटिश को हमारा समर्थन चाहिए था क्योंकि कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था गवर्नमेंट ने, ये बोल के कि इन्होंने हमसे पूछे बिना आखिर ये अनाउंस कैसे कर दिया कि भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दे रहा है. इस वजह से भारत को अपने साथ लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट आखिरकार मान गई थी कि ठीक है हम इंडिया के साथ नेगोशिएशन करेंगे. और फाइनली उन्होंने क्या किया था, अगस्त प्रपोजल भेजा था, क्रिप्स मिशन भेजा था, फिर उसके बाद उन्होंने वेवल प्लान भेजा, इसी में शिमला कॉन्फ्रेंस कराया, उसके बाद कैबिनेट मिशन भेजा और बाकी 1947 में आखिर हमें इंडिपेंडेंस मिली. तो ये किसका पार्ट था? ये बेसिकली शिमला कॉन्फ्रेंस में इस नेगोशिएशन लेवल पे हम पहुंच गए थे. क्रिप्स में तो ऐसी कोई बात नहीं की गई थी. क्रिप्स में तो ये बात कर रहे थे किसकी? डोमिनियन स्टेटस की, जिसके लिए कि इंडिया ने इसका प्रपोजल क्रिप्स मिशन का रिजेक्ट कर दिया था. और फाइनली इंडिया लेड व्हाट 8 अगस्त 1942 को क्या किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट. तो ये गलत हो जाएगा. कैबिनेट मिशन तो था, उन्होंने तो बोला ही था कि जितना एज फार एज हो सके हम क्या करेंगे, इंडिया को यूनाइट रखेंगे. और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था. राइट, इसमें ये वाली जो बात थी ये शिमला प्रपोजल में की गई थी. ये हुआ था कब? वेवल प्लान के बाद. वेवल प्लान कब आया था? 1945 में आया था लॉर्ड वेवल के द्वारा. और उसी के अंडर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला में, जहां पे एक साइड में ब्रिटिश नेगोशिएटर में कौन थे? लॉर्ड वेवल थे, जो कि उस समय पे वाइसरॉय थे. और सेकेंड पार्ट में कौन थे? सेकेंड पार्ट में इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे. पॉलिटिकल लीडर्स थे कौन कौन? मुस्लिम लीग के और आईएनसी के. क्योंकि बेसिकली ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये जो बात कह रहे हैं कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन सा पोर्टफोलियो, वॉर मेंबर्स का भी पोर्टफोलियो जो है इंडियन लीडर रखेंगे, दिस वाज डन टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक. कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हुई थी. कैसे हुई थी? आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गई थी. और जब तक पूरा इंडिया समर्थन नहीं करता किसी भी ब्रिटिश के प्रपोजल को, तो आखिर कैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होता? तो इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक. फाइनली इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रपोजल दिया गया था, जिसमें बोला गया था कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें सारा पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग द वॉर मेंबर्स का पोर्टफोलियो जो है किसके हाथ में रहेगा? इंडियन लीडर्स के. सो बेसिकली 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस अंडर लॉर्ड वेवल. ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. अब आप देखो, अब आप अगर इसके एक्सप्लेनेशन पे जाओगे तो आप देखोगे कि शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1945 एट शिमला बिटवीन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवल एंड मेजर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स. कॉन्फ्रेंस एम टू address the political deadlock and discuss the future governance. Lord Wavell proposed a plan to reconstitute the Viceroy's Executive Council with all members except the Viceroy and Commander in Chief being Indians. ठीक है, वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ कौन बनेंगे? लॉर्ड वेवल proposed a plan to reconstitute the Viceroy Executive Council with all members. सारे जो होंगे कौन कौन होंगे? सारे होंगे मेंबर्स इंडियंस, बस वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को लेकर के. तभी तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया था फाइनली. अब चलो, द प्लान एम टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर हिंदू एंड Muslims. ठीक है, however the conference failed to reach its consensus due to disagreement over Muslim representation, with the All India Muslim League insisted of being sole representative of the Indian Muslim. Failure of the conference heightened the political tension and contributed to eventual position of India. Question number 7 आ जाओ. During the Indian freedom struggle के दरमियान who of the following raised an army called Free इंडियन लीजन? इसको एक नाम से और जाना जाता है, आजाद हिंद फौज. हिंद फौज. तो बेसिकली किसने किया था? हु रेज द आर्मी? वी नो इट, वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर PYQ. कौन सा? सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, लाला हरदयाल रेवोल्यूशनरी
He is also extremist, revolutionary. He is also revolutionary. वीडी सावरकर is also revolutionary. इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी, हमने बात की थी. बट यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्री इंडिया लीजन या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किन्होंने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने. कब? 1939 में, जब इन्होंने त्रिपुरी सेशन के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया था, ये छोड़ दिया था कांग्रेस इन्होंने. उसके बाद ही फॉर्म व्हाट? फॉरवर्ड ब्लॉक. और उसके बाद 1942 में इन्होंने फाइनली फ्री इंडिया लीजन और आज़ाद हिंद फौज को जर्मनी के सपोर्ट से बनाया था. और इनका एम मेन क्या था? इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे. जहां ब्रिटिश इंगेज था ऑलरेडी अपने वॉर एफर्ट्स में, वहां इंडिया रेवोल्यूशन करके क्या कर सकती थी? खुद को आज़ाद कर सकती थी. सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखा दूं तो सुभाष चंद्र बोस रेज द फ्री इंडियन लीजन ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द हेल्प ऑफ नाजी जर्मनी. ठीक है, नाजी जर्मनी कौन थे भाई? ऑब्वियसली ये एक्सिस पावर थे और ये अलाइड पावर कौन थे? ब्रिटिश थे. तो ये ऑपोजिट ऑपोजिट, मतलब तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन सेम, तो हम दोनों हो गए क्या? दोस्त. द लीजन वॉज कम्पोज ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड एक्सपर्टाइट्स इन यूरोप एंड इट एम टू फाइट इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स. बंकिम चंद्र, ठीक है, दीन बंधु मित्रा, प्रेमचंद. इसमें से आपको एक दिख रहा होगा कि हमने ऑलरेडी पीवाईक्यू में डिस्कस किया था. कौन सा? इंडिगो रिवोल्ट पे एक किताब लिखी गई थी दीन बंधु मित्रा ने, जो 1859 में इंडिगो रिवोल्ट कलकत्ता में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था. कौन सी किताब थी वो? नील दर्पण. नील दर्पण. तो देख लो नील दर्पण कहाँ है. पहला तो आपको यहाँ पे मिल गया, यानी कि दीन बंधु मित्रा का बी का 3 हो जाएगा. तो आपको कहीं पे बी का 3 मिल रहा है, लो आपका आंसर तो ऐसे ही निकल गया. ठीक है, एलिमिनेशन से. लेकिन फिर भी इतना इजी अब देते नहीं है यूपीएससी में, अब थोड़े चेंजेस आ गए हैं, तो हमें एक एक को जानना पड़ेगा. और मे बी ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसमें से एक आध ऑप्शन को उठा के वो सवाल दे दे. तो देखो कि बंकिम चंद्र ने क्या लिखा था. इन्होंने लिखा था बेसिकली शतरंज के खिलाड़ी. ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था शतरंज, सॉरी, इन्होंने लिखा था देवी चौधरानी. ठीक है, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र ने. उसके बाद प्रेमचंद. प्रेमचंद की तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक होती है, प्रेमचंद की किताबें होती है, और प्रेमचंद हिंदी के लिए, खास करके हिंदी उपन्यास साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. तो इन्होंने लिखा था क्या? इन्होंने लिखा था शतरंज के खिलाड़ी. सो सी का हो जाएगा ए. ठीक है, ए का हो जाएगा 2. अब देखो कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है चंद्रकांता. तो चंद्रकांता आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहाँ भले ही ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये आपके किस में आ जाए, ये आपके एग्जाम में आ जाए. तो देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री हैं किसके? चंद्रकांता के राइटर हैं. याद रखना, दीन बंधु मित्रा ने क्या लिखा है? नील दर्पण लिखा है. बंकिम चंद्र ने लिखा है देवी चौधरानी, और प्रेमचंद ने लिखा है शतरंज के खिलाड़ी, और चंद्रकांता के राइटर जो है वो देवकी नंदन खत्री है. ठीक है, देखो बंकिम चंद्र, देवी चौधरानी, दीन बंधु मित्रा, नील दर्पण, प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी, और चंद्रकांता के कौन है? चंद्रकांता के कौन है? चंद्रकांता के हैं आपके देवकी नंदन खत्री. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद. अबुल कलाम आज़ाद जो है, उनका जो जर्नल था उसका नाम था अल हिलाल. ये बहुत बार आपके प्री में आया हुआ है, नॉट जस्ट यूपीएससी में रिपीट होगा. ये देखना 19, 20, 21 का जब हम करेंगे तो उसके आसपास के ईयर में रिपीट होता है. ऑल्सो स्टेट पीसीएस, खास करके बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है मल्टीपल टाइम. तो अल हिलाल किनका जनरल था? अबुल कलाम आज़ाद का. बट आपको ये भी जानने का ज़रूरत है कि आखिर ये सारा किसका जनरल था, है ना. हो सकता है इससे तो इवन क्वेश्चन आया भी है, कॉमरेड इंडियन सोशियोलॉजी से यूपीएससी प्री में ऑप्शन उठा के तुम क्वेश्चन देते ही हैं. तो आप ये जान जाओ कि अल हिलाल के राइटर कौन है? अबुल कलाम आज़ाद. कॉमरेड के जो राइटर हैं उनका नाम है मौलाना मोहम्मद अली. मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, इसको याद कर लेना. इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है उनके राइटर हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा. आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा मैंने पीवाईक्यू में बताया था कि उन्होंने इंडिया हाउस की फॉर्मेशन, इंडिया हाउस को की स्टैब्लिशमेंट की थी. कहाँ पे? लंदन में. ठीक है, 1906. आपको याद है श्यामजी कृष्ण वर्मा फाउंडेड इंडिया हाउस, याद रखना.
तो फिर बेसिकली यहाँ पे आप ये याद रखो कि ये जो जनरल है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वो किन्होंने फाइंड किया था, ये किन्होंने कौन लेके आए थे, ही वॉज श्यामजी कृष्ण वर्मा। कॉमरेड लाने वाले मौलाना मोहम्मद अली। और जमींदार के जनरल के कौन है राइटर, तो ही वॉज मौलाना जफर अली। ठीक है, मौलाना जफर अली। जमींदार के मौलाना जफर अली, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के श्यामजी कृष्ण वर्मा, कॉमरेड के मौलाना मोहम्मद अली, और अल हिलाल के तो है ही अबुल कलाम आज़ाद। तो ये इसको याद रख लेना, आप लिख लेना इसको, ठीक है, लर्न इट। अब चलो, अब इसको थोड़ा देख लो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लॉन्च किया था वीकली उर्दू न्यूज़पेपर था ये अल हिलाल, ठीक है, 1912 में। न्यूज़पेपर सर्व्ड एज पावरफुल टूल फॉर क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश राज। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आज़ाद का बैकग्राउंड क्या था, ही वॉज एन इंडियन मुस्लिम इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, leader in Indian National Congress. Publication इनका Al Hilal was published in Kolkata. Became an important part of उर्दू जर्नलिज्म। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये हमारा 2008 का PYQ डिस्कस हो गया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग। हम अब 2009 और उसके बाद टिल 2004 आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच टिल देन।